इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम भाषा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाइयों से लेकर असली दुनिया की बातचीत तक हर चीज का हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे। देखा जाए तो भाषा सिर्फ कुछ बेतरतीब शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से संरचित और कमाल का विज्ञान है जो हमारे विचारों को आकार देता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस स्ट्रक्चरल रोडमैप में कुल 5 पड़ाव होंगे। पहला, शब्दों की यांत्रिकी। दूसरा, नए शब्दों का निर्माण। तीसरा, वाक्य विन्यास और शाब्दिक अर्थ। चौथा, संदर्भ सर्वोपरि है यानी प्रैग्मेटिक्स। और अंत में 5वां पड़ाव होगा परीक्षा की तैयारी का एक शानदार शॉर्टकट। चलिए सीधे एकदम माइक्रो लेवल से शुरू करते हैं। खंड 1, शब्दों की यांत्रिकी, मॉर्फोलॉजी और सूक्ष्म स्तर। बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पर नजर डालेंगे, जो अनिवार्य रूप से शब्दों की आंतरिक संरचना का अध्ययन है। अब लेक्सेम के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये एक शब्द के मूल अमूर्त विचार को वाक्यों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग आकारों से बिल्कुल अलग कर देता है। आसान शब्दों में कहें तो एक लेक्सिम अर्थ की वो अमूर्त इकाई है, जैसे दौड़ने की क्रिया के लिए अंग्रेजी का शब्द रन। लेकिन जब यही शब्द किसी वाक्य में इस्तेमाल होता है तो व्याकरण की जरूरत के हिसाब से ये रन्स, रनिंग या रैन जैसे अलग अलग रूपों में ढल जाता है। भाषा कैसे काम करती है ये समझने की ये पहली सीढ़ी है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार ढंग से हमें बताता है कि किसी शब्द और उसके अर्थ के बीच का रिश्ता सिर्फ डिक्शनरी की परिभाषाओं तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत सारा भावनात्मक जुड़ाव भी शामिल होता है। डिक्शनरी के सीधे साधे अर्थ को डिनोटेशन कहते हैं, वहीं उस शब्द से जुड़ी भावनाओं या छुपे हुए विचारों को कॉनोटेशन कहा जाता है। एक ही बात को कहने के 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे किसी को किफायती कहना एक सकारात्मक बात है, लेकिन उसी इंसान को कंजूस कहना ठेस पहुंचा सकता है। असली खेल इसी कॉनोटेशन का है। हम सभी ने संज्ञा और क्रिया जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो सुना ही है, लेकिन कुछ व्याकरणिक श्रेणियां ऐसी होती हैं जो सीधे तौर पर किसी शब्द का रूप ही बदल देती हैं। जैसे वचन शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदल देता है, काल उसमें समय का एहसास जोड़ता है, और कारक ये तय करते हैं कि वाक्य में एक संज्ञा की भूमिका क्या होगी। दरअसल यही वो इंजन है जो किसी भी भाषा को गति देता है। खंड 2, नए शब्दों का निर्माण, भाषा के निर्माण खंड। बुनियादी यांत्रिकी को समझने के बाद अब ये देखते हैं कि भाषा लेगो ब्लॉक्स की तरह कैसे जुड़कर पूरी तरह से नई शब्दावली तैयार करती है। नई शब्दावली बनाने के लिए भाषाएं मुख्य रूप से 4 प्राथमिक तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। उन्नत व्याकरण को अच्छी तरह समझने के लिए इन प्रक्रियाओं को जानना बहुत जरूरी है। यही वो डायनामिक टूल्स हैं जिनकी मदद से कोई भी भाषा खुद को लगातार जीवंत और आधुनिक बनाए रखती है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि किसी मूल शब्द के शुरू या अंत में बस एक छोटी सी इकाई जोड़ने से उसका पूरा मतलब और इस्तेमाल बदल जाता है। इसे ही अफिक्सेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हैप्पी शब्द के आगे अन उपसर्ग लगा दें तो वो अनहैप्पी बन जाता है, और अगर उसी हैप्पी के पीछे नेस प्रत्यय लगा दें तो वो हैप्पीनेस हो जाता है। ये किसी जादुई छड़ी की तरह काम करता है, जिससे एक ही शब्द से कई नए शब्द पैदा हो जाते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भाषाएं कभी-कभी 2 एकदम स्वतंत्र शब्दों को आपस में टकराकर एक नया शब्द बना देती हैं, जैसे की और बोर्ड को मिलाकर कीबोर्ड बनाना। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात में थोड़ा वजन या चंचलता लाने के लिए शब्दों को मजेदार तरीके से दोहराया जाता है, जैसे बाय बाय या टिकटॉक। इसे डुप्लीकेशन कहते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत में एक बहुत ही सहज और संगीतमय लय ले आता है। भाषाएं बड़ी चालाक होती हैं। वो अक्सर दूसरी जगहों से शब्द उधार ले लेती हैं, लंबे शब्दों को छोटा कर देती हैं या फिर 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक नया मजेदार शब्द बना देती हैं। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर ब्रंच बन गया। इन्फॉर्मेशन को काटकर इन्फो कहना क्लिपिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पता चलता है कि इंसानी बातचीत शॉर्टकट्स ढूंढने में कितनी माहिर है। खंड 3, वाक्य विन्यास और शाब्दिक अर्थ, वाक्यों की ओर बढ़ना। शब्दों का निर्माण कैसे होता है ये जानने के बाद अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और सिंटैक्स और सिमेंटिक्स पर ध्यान देते हैं। देखते हैं कि ये शब्द मिलकर तार्किक वाक्यांश कैसे बनाते हैं। सिंटैक्स हमें वो स्ट्रक्चरल नियम देता है जिनसे छात्र ने पढ़ाई की, जैसे एक बुनियादी वाक्य से लेकर बेहद जटिल विचार तक बनाए जा सकते हैं।
सरल वाक्यों में बस एक ही स्वतंत्र हिस्सा होता है। संयुक्त वाक्यों में दो स्वतंत्र विचार होते हैं जो और या लेकिन से जुड़े होते हैं, और मिश्रित वाक्यों में एक मुख्य विचार होता है जिस पर बाकी बातें निर्भर करती हैं। ये सब एक मजबूत इमारत के ब्लूप्रिंट को समझने जैसा ही है। अब हम सिमेंटिक्स के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे भाषा का लॉजिक भी कहा जाता है। यहाँ शब्दों को उनके आपसी रिश्तों के आधार पर तौला जाता है, चाहे वे एक दूसरे के पर्याय हों या फिर एक दूसरे के एकदम उलट। एक जैसा अर्थ रखने वाले शब्द जैसे लार्ज और बिग पर्यायवाची कहलाते हैं, और हॉट और कोल्ड जैसे विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोम होते हैं। शब्दों का अपना ये एक पूरा नेटवर्क होता है। सिमेंटिक्स का ये विशिष्ट रिश्ता बहुत ही दिलचस्प है। ये हमें दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक बड़ा रूप लेते हैं। इस अंश से पूर्ण वाले रिश्ते को मेरोनिमी कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक पहिया कार का एक हिस्सा या मेरोनिम है। इसी तरह एक पत्ता पेड़ का एक मेरोनिम है। दुनिया को देखने और उसे कैटेगराइज करने का यह एक बहुत ही तार्किक तरीका है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो तुरंत दिमाग की बत्ती जला देता है। ये साबित करता है कि व्याकरण का अर्थ पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि शब्दों को कैसे सजाया गया है, ना कि सिर्फ इस बात पर कि कौन से शब्द इस्तेमाल हुए हैं। कुत्ते ने आदमी को काटा और आदमी ने कुत्ते को काटा। दोनों वाक्यों में शब्द बिल्कुल वही हैं, लेकिन उनका क्रम बदलते ही पूरी कहानी और उसका नतीजा बदल जाता है। वाक्य विन्यास की यही असली ताकत है। खंड 4 संदर्भ सर्वोपरि है। प्रैग्मैटिक्स वास्तविक दुनिया का दृष्टिकोण। अब भाषा के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, जहां हम किताबी लॉजिक को छोड़कर प्रैग्मैटिक्स की दुनिया में आते हैं। यहां असल जिंदगी के हालात तय करते हैं कि किसी बात का असल मतलब क्या है। प्रैग्मैटिक्स इस बात को मानता है कि हम इंसान माहौल और सुनने वाले के हिसाब से भाषा के नियमों को अपने तरीके से मोड़ते रहते हैं। शब्दों में जो सचमुच कहा गया है और जो कहने का असली इरादा है, उसके बीच का फासला ही प्रैग्मैटिक्स है। ये बिल्कुल समुद्र में तैरते बर्फ के पहाड़ जैसा है। जो कहा गया है वो सिर्फ ऊपरी सिरा है। असली और गहरा अर्थ तो हमेशा सतह के नीचे छुपा होता है। दार्शनिक J.L. ऑस्टिन ने इस प्रक्रिया को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने बताया कि कैसे मुंह से निकली एक आवाज़ एक इरादे में बदलती है और फिर असल दुनिया में कोई काम करवाती है। इसके 3 चरण हैं। पहला है लोक्यूशनरी एक्ट, यानी कुछ भी कहने का भौतिक कार्य। दूसरा है इलोक्यूशनरी एक्ट, यानी उस बात के पीछे छुपा हुआ इरादा। मान लीजिए कोई कहता है यहाँ ठंड है, तो वास्तव में यह खिड़की बंद कर दो का एक विनम्र इशारा हो सकता है। और तीसरा है परलोक्यूशनरी एक्ट, यानी सुनने वाले पर उसका असर, जब कोई उठकर सच में खिड़की बंद कर देता है। यह सिद्धांत साबित करता है कि भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, यह अपने आप में एक एक्शन है। खंड 5 द अल्टीमेट स्टडी शॉर्टकट, परीक्षा की तैयारी को अधिकतम करें। इन सभी भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स को समझने वालों के लिए अब समय है एक बहुत ही काम के शॉर्टकट का, जो इस पूरी जानकारी का निचोड़ है। जब भी समय की कमी हो तो हमेशा ये समझने पर जोर देना चाहिए कि नए शब्द कैसे बनते हैं और स्पीच एक्ट्स के 3 चरण कैसे काम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी एप्लीकेशन आधारित या पहचानने वाले सवाल आते हैं तो उनका मुख्य फोकस इन्हीं 2 टॉपिक्स पर होता है। इन दोनों को अच्छे से समझ लेने से किसी भी मुश्किल परीक्षा को क्रैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक संदेश के इस पूरे स्ट्रक्चर को समेटते हुए ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि भाषा के इन सभी लेयर्स में से सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। क्या वो सिमेंटिक्स के सीधे साधे अर्थ हैं, प्रैग्मैटिक्स के उलझे हुए इशारे हैं, या फिर वाक्यों का सटीक स्ट्रक्चर? देखा जाए तो भाषा का अध्ययन कभी खत्म नहीं होता। ये हमारे विचारों के साथ साथ हमेशा बदलता और बढ़ता रहता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।